Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Not audible. अभी कुछ बोला ही नहीं है मैंने. So now you can comment. अब आप comment कर सकते हैं. You can give the thumbs up whether it is audible or not. Not audible. All clear. चलो, all clear. So audio is clear. So biggest news of the hour is out. जो सबसे बड़ी न्यूज है इंजीनियर के लिए आज के टाइम पे दैट इज बीइंग रोल्ड आउट फ्रॉम लास्ट 2 years. पिछले 2 सालों से बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारे डाउट्स थे आप लोगों के माइंड में दैट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो रेलवे की सीट विड्रॉ कर ली गई थी, अब उनके ऊपर रिक्रूटमेंट कैसे होगा, हाउ द रिक्रूटमेंट विल बी कैरिड आउट ऑन दो सीट्स. तो सबसे पहले जो अपडेट आया था, द फर्स्ट ऑफ द अपडेट वाज कि आईआरएमएस की जितनी भी सीट्स हैं या रेलवेज की जितनी भी सीट्स हैं, पहले जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मर्ज करके आईआरएमएस नई सर्विस बनाई और उनकी जो सीट्स हैं उसको फिल किया जाएगा थ्रू सिविल सर्विसेज. दिस वाज द लास्ट अपडेट. ये लास्ट अपडेट था, पर इसको भी अब चेंज कर दिया गया. दिस इज ऑल्सो बीइंग चेंज्ड. रीजन बीइंग हमने भी ऑब्जर्व किया, आपने भी ऑब्जर्व किया और रेलवे अथॉरिटीज ने भी इसको ऑब्जर्व किया दैट इंजीनियर्स आर द बैकबोन ऑफ रेलवेज. इंजीनियर्स बैकबोन है रेलवे के लिए. इट मीन्स कि इंजीनियर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए आईआरएमएस एग्जामिनेशन के अंदर. इंजीनियर्स शुड गेट द प्रायोरिटी इन दिस एग्जामिनेशन एंड दैट प्रायोरिटी इज बीइंग गिवन टू यू. वो प्रायोरिटी अब आपको दे दी गई है. अब वो प्रायोरिटी कैसे दी गई है, फॉर दैट अगेन दी नोटिफिकेशन इज बीइंग रोल्ड आउट. उसके लिए फिर से आज नोटिफिकेशन रोल आउट हुई है और उसमें जो आईआरएमएस का एग्जामिनेशन है 2023 के लिए, फॉर दैट द एंटायर डिटेल इज मेंशन्ड एंड आई विल बी शेयरिंग दैट डिटेल. तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इट इज एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन. यू कैन चेक द नोटिफिकेशन आल्सो. अब क्या क्या नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड, अब कैसे रिक्रूटमेंट होगी उन 8 सर्विस के लिए जिसको जोड़ के आईआरएमएस हो रहा था. इट वाज बीइंग टर्म्ड एज आईआरएमएस. हाउ द रिक्रूटमेंट विल बी कैरिड आउट, कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे आपको, क्या आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में कोई चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या जैसी प्रिपरेशन आप अभी तक करते आ रहे थे उसी प्रिपरेशन को फॉलो करके भी क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते. इन सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीस एस्पेक्ट्स इन दिस सेशन. तो ये एक इन्फॉर्मेटरी सेशन है. इट इज एन इन्फॉर्मेटरी सेशन फॉर यू टू गिव यू एन आइडिया अबाउट इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज. आपको आइडिया देने के लिए कि क्या अपडेट आया है इस नोटिफिकेशन के अंदर, व्हाट अपडेट इज देयर इन दिस नोटिफिकेशन. तो विल स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन. स्टार्ट करते हैं. द अपडेट ऑन आईआरएमएस एग्जामिनेशन फ्रॉम 2023. द अपडेट विच इज गिवन, जो अपडेट आया वो ये है, अब आईआरएमएस ई एग्जामिनेशन, साथ में अभी ई भी जोड़ दिया. नाउ दिस आईआरएमएस ई एग्जामिनेशन विल बी अ 2-tier एग्जामिनेशन. कहने का मतलब है इसमें 2 tier होंगे, 2 पार्ट्स होंगे. पहला पार्ट विल बी अ प्रिलिमिनरी पार्ट which will be only screening examination. ये सिर्फ स्क्रीन करेगा दूसरे पार्ट के लिए. और जो दूसरा पार्ट है that will be written and interview. तो ये 2-tier एग्जामिनेशन होगा. पहले आपको प्री देना पड़ेगा. प्री सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा. जो लोग भी सेलेक्ट होते हैं प्री के अंदर वो मेंस एग्जाम भी राइट कर सकते हैं और फाइनली दे आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. दे विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एग्जामिनेशन. या तीसरी स्टेज हो जाएगी हमारी. तो तीसरी सब स्टेज है, तो है तो 2-tier एग्जामिनेशन, पर तीसरी को मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरी का ही सबसेट बोल रहा हूं. जो एग्जाम्स होगा, एग्जाम किस लिए हो रहा है, जो हमारी आज एग्जिस्टिंग सर्विसेज थी 2020 से पहले उसको यूनिफाई करके बनाया गया. देयर वर 8 सर्विसेज व्हिच वर रिक्रूटिंग थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. उसको यूनिफाई किया. यूनिफाई करने के बाद आईआरएमएसटी एग्जामिनेशन फॉर्म किया, दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. इसके लिए कैंडिडेट को सेपरेट फॉर्म फिल करने पड़ेंगे फॉर सिविल सर्विसेज एंड आईआरएमएससी एग्जामिनेशन. अब आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा. जो लास्ट प्रोसेस चल रहा था उसमें आपको बस एक ही फॉर्म भरना था सिविल सर्विस का, बट नाउ यू हैव टू फिल अ सेपरेट फॉर्म. अब आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा सिविल सर्विस का अलग और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन का अलग. तो आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे इस बार. इन द प्रीवियस केस ओनली 1 फॉर्म वाज रिक्वायर्ड सिविल सर्विसेज. अब आपको 2 सेपरेट फॉर्म भरने हैं. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है, एग्जैक्टली वैसा ही एग्जामिनेशन है. तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है. सिविल सर्विस के लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है. अब
IRMSE एग्जामिनेशन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर हम 2 स्टेजेस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दी 2 स्टेजेस, इसमें पहली स्टेज है हमारी प्रिलिमिनरी स्टेज, जो सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके अंदर आपको 2 पेपर मिलेंगे और ये सेम है एज सेट ऑफ सिविल सर्विसेज, जैसे हमारे सिविल सर्विस में होता है एग्जैक्टली वैसा ही होगा, इनफैक्ट पेपर भी वही होगा। तो ये तो आपका सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन ही है। जो प्री है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, वो सेम है एज सेट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 GS है, पेपर 2 CSAT है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है। इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन को डिटेल में देखें, द प्रिलिमिनरी विल बी ऑब्जेक्टिव विच इज सेम फॉर CSE। तो ये सेम है एग्जैक्टली जैसा CSE का हुआ था। प्रीलिम में क्या होगा, प्रीलिम विल इंक्लूड जनरल स्टडीज, प्रीलिम विल इंक्लूड CSAT। तो उसमें 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2। GS में 100 क्वेश्चन होंगे, देयर विल बी 100 क्वेश्चंस। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, इसमें आपको पॉलिटी के सवाल पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के सवाल पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के होंगे, इकोनॉमी के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, एनवायरमेंट के होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होंगे। इसके बिहाफ पे आपको स्क्रीनिंग के लिए आगे भेजा जाएगा। पर जो CSAT का एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। कहने का मतलब है, अगर आप CSAT का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, इफ यू क्वालिफाई CSAT एग्जामिनेशन जिसमें 80 प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दी क्वालिफिकेशन मार्क्स आर 33%, अगर आपने 33% मार्क्स अटेन किए CSAT के एग्जाम में, अब आपका GS का पेपर भी चेक किया जाएगा। अगर GS के पेपर को भी आप क्लियर कर देते हैं, तब इसका मतलब माना जाएगा कि आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, नाउ यू विल बी गोइंग फॉर द सेकंड स्टेज। पर अगर CSAT में अगर इतने परसेंट मार्क्स ही नहीं है, तो GS के अंदर जो मार्क्स आए हैं वो इममटीरियल है, दोज आर इममटीरियल। तो ये हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स कंसिडर नहीं होते आगे, इट इज ओनली फॉर क्वालिफिकेशन पर्पस। पर GS के मार्क्स आपके स्क्रीनिंग के लिए कंसिडर किए जाएंगे, द मार्क्स ऑफ द GS विल बी कंसिडर्ड फॉर स्क्रीनिंग। पर GS के मार्क्स कब कंसिडर होंगे, GS के मार्क्स तभी कंसिडर होंगे जब आपने CSAT के एग्जाम को क्वालिफाई किया। इसका मतलब ये पैटर्न तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमारे सिविल सर्विसेज का होता है। इट मींस प्री इज सेम एज दैट ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी पहली स्टेज एग्जैक्टली सेम चली। और फॉरेस्ट सर्विस में भी ऐसा ही होता है, जो पहली स्टेज होती है वो हमारी एग्जैक्टली सेम होती है। इसका मतलब अब 3 एग्जाम के लिए आपकी एक ही तैयारी हुई। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IRMSE, अगर आप IRMSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके CSE का प्री और आपके फॉरेस्ट सर्विस का प्री भी प्रिपेयर हो जाएगा, बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर ऑल 3 एग्जामिनेशन। आप एलिजिबल है तीनों एग्जाम के लिए। नाउ वंस दिस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज क्लियर्ड, इसको अगर आप क्लियर कर देते हो, तो वंस दिस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज क्लियर्ड, नाउ यू गो फॉर द मेन एग्जामिनेशन। अब आपका मेन एग्जामिनेशन आता है। अब मेन एग्जामिनेशन में भी आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे। देयर आर 4 पेपर्स व्हिच आर टू बी गिवन। अब 4 पेपर्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। पेपर 1 है आपके इंडियन लैंग्वेज का, जो 300 मार्क्स का होगा, विच विल बी ऑफ 300 मार्क्स। और पेपर 2 है आपका इंग्लिश का, विच इज ऑल्सो ऑफ 300 मार्क्स। अब ध्यान रखना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, दीज आर क्वालिफाइंग पेपर्स। इससे आपकी रैंक डिसाइड नहीं होती, मेरिट डिसाइड नहीं होती है। तो मेंस जो सब्जेक्टिव टाइप है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, इसमें आप बोल सकते हैं कि आपके 4 पेपर होंगे। पहले 2 पेपर क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसका मतलब आपको बस मिनिमम मार्क्स लाने हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए। और मेन स्टेज में जो मिनिमम मार्क्स है वो 25% है। जैसे प्री में CSAT क्वालिफाइंग एग्जाम था, मिनिमम मार्क्स है 33। यहां पर पेपर 1 पेपर 2 में जो मिनिमम मार्क्स है वो हमारे कितने, 25% है। तो इंडियन लैंग्वेज इज ऑफ 300 मार्क्स एंड इंग्लिश इज ऑफ 300 मार्क्स। इंडियन लैंग्वेज में आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस अवेलेबल जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। 21 भाषाएं हैं जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। कोई से भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, उसमें आप एग्जाम को दे सकते हैं। नाउ वंस यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम, अब आपने अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, अब आपकी मेन स्टेज आती है जो मेरिट के लिए काउंट होगी। तो है तो ये भी सब्जेक्टिव टाइप, पर इसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट काउंट होगी। इसमें आपको 2 ऑप्शनल पेपर लेने पड़ेंगे, पेपर 1 पेपर 2। ऑप्शनल पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 2 ऑफ 250 मार्क्स, दोनों 250 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद आपका है पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। इसका मतलब आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी, द मेरिट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, मेरिट डिसाइड होगी आपकी इन 500 मार्क्स और इन 100 मार्क्स के बेसिस पे। तो मेरिट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 600 मार्क्स। तो पहली स्टेज हमारी प्री स्टेज। प्री स्टेज में 2 पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर 1 GS का, पेपर 2 CSAT का। CSAT क्वालिफाइंग है सिर्फ। CSAT अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, 33% मार्क्स आ गए। अब GS आपका स्क्रीनिंग टेस्ट बन जाएगा। GS के मार्क्स के बिहाफ पे आपको एलिजिबिलिटी दी जाएगी मेंस एग्जाम के लिए। अब आप मेंस एग्जाम में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं,
यहाँ पे हमारे पास 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 फिर से सब्जेक्टिव टाइप है, ये भी क्वालिफाइंग पेपर्स है, इंडियन लैंग्वेज का और इंग्लिश का। और जो हमारे बाकी के 2 पेपर है ये ऑप्शनल पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। और यहीं पे चेंज आ जाता है, हियर द चेंज कम्स। पर्सनालिटी टेस्ट हमारे स्टेज 2 का ही पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेज 2 ओनली, इसलिए हमने इसको 2 टियर एग्जामिनेशन बोला है, हेंस इट इज बीइंग टर्म्ड एज 2 टियर एग्जामिनेशन। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शनल पेपर की, जो हमारे इंटरेस्ट की बात है, विच इज ऑफ आर इंटरेस्ट। क्यों हमारे इंटरेस्ट की बात है? पहले यानी इस नोटिफिकेशन से पहले क्योंकि एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज से होता था, कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है, कोई भी, मतलब अगर आपने हिस्ट्री चूज करी एज एन ऑप्शनल आप दे सकते हो, अगर आपने ज्योग्राफी चूज करी आप दे सकते हो, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, कहने का मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड आप पेपर 1, पेपर 2 ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते थे और IRMSE के एग्जाम को दे सकते थे इस नोटिफिकेशन से पहले तक। पर अब ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 पेपर के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, उसकी बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट दी ऑप्शंस, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो इफ आई टॉक अबाउट दी ऑप्शंस, दीज आर दी डिटेल्स ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये डिटेल निकल के आती है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, एंड देयर आर ओनली 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। So these are the details of your optional subject. तो 4 optional subject है, but if we see the first 3 optional subject, अगर आप पहले 3 optional subject को देखते हो, ये सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं आप सिविल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो। फिर कोई ये पूछेगा सर मैं तो मेटलर्जिकल इंजीनियर हूं, मैं कौन सी चूज करूं? आप इसमें से कोई सी भी चूज कर सकते हैं। सर मैं केमिकल इंजीनियर हूं, मैं कौन सी चूज करूं? आप इसमें से कोई सी भी चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफिकेशन बताई है कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। यू शुड हैव अ बैचलर्स इन इंजीनियरिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है आप भी इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस भी ओवरलैप कर जाता है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एग्जाम दे सकते हैं। और एक एडेड एडवांटेज यहां पे दिया गया है कॉमर्स और अकाउंटेंसी के लिए। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हुआ? हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर अस? पहले इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड कोई भी कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकता था, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो। बट नाउ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। इट मींस जो कंपटीशन है आपका वो सिर्फ इंजीनियर्स और कॉमर्स और अकाउंटेंसी के बीच में ही है। द कंपटीशन इज नाउ नैरो डाउन। अगर कंपटीशन नैरो डाउन हो गया इसका मतलब ये है कि अब आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए। नाउ द चांसेस ऑफ द सिलेक्शंस आर इंक्रीज्ड। पर यहां पे एक और कैच है। क्या एक और कैच है? अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट, द सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ सिविल सर्विसेज। अब ध्यान रखना, जब रेलवेज इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होता था तब आपका सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला होता था। पर अभी क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको और इसका सिलेबस रखा हुआ है एज दैट ऑफ सिविल सर्विसेज, इसका मतलब अब आपका सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कुछ टॉपिक और ऐड हो जाएंगे, कुछ टॉपिक एलिमिनेट हो जाएंगे। बट अगर मैं जनरल मोटा मोटा बताऊं, इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज के लिए इज मोर ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप देन ऑफ न्यूमेरिकल टाइप। डिस्क्रिप्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, थ्योरी के प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वेटेज कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो थोड़ा बहुत आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। पर आपके पास एडवांटेज है, अब जो आपका कंपटीशन है इन पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए वो क्या हो गया? नैरो डाउन हो गया। दैट इज बीइंग कंपैरेटिवली नैरो डाउन। तो अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट रूल्स, कौन कौन से रूल रखे हुए हैं? पहला जो मैंने डिस्कस किया, the syllabus of the qualifying papers and the optional subjects will be same as that for civil services. syllabus वैसा का वैसा ही होगा, syllabus में कोई डिफरेंस नहीं है as that of civil service। प्री का भी वैसा ही है, प्री के तो इनफैक्ट पेपर भी वही है, जीएस भी वैसा ही है, सीसेट भी वही है। मेंस में अगर आपने ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग लिया तो आपका सिलेबस सिविल सर्विस वाला होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला रूल क्या है? The common candidates of civil services main examination and IRMS main examination may opt for any of the aforesaid optional subject for both the examination or may choose separate optional subject। कहने का मतलब ये है, इस रूल का मतलब ये बोला गया कि अगर हम बात करें
सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, और अगर हम बात करें IRMSE की, आप दोनों के लिए ऑप्ट कर रहे हो, आपने दोनों का अलग अलग फॉर्म भरा। अब जब हम मेंस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट मेंस, पहला ऑप्शन, आई एम टॉकिंग, लेट अस सपोज आप सिविल इंजीनियर हो, सपोज आप सिविल इंजीनियर हो, इफ यू आर सिविल इंजीनियर, तो आपके पास दो ऑप्शन है, देयर आर टू ऑप्शंस फॉर यू। फर्स्ट ऑप्शन, आप क्या कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग को अपना ऑप्शन ले सकते हैं सिविल सर्विस में। आपको यहां पर तो सिविल इंजीनियरिंग लेनी पड़ेगी और कोई स्कोप है नहीं आपके पास। अगर आप सिविल इंजीनियर है, यू विल नॉट गिव द एग्जामिनेशन बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और अकाउंटेंसी या कॉमर्स और अकाउंटेंसी से आप पेपर नहीं देंगे। तो अगर मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं यहां पर सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन लूंगा, और सिविल सर्विसेज में भी मैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन ले सकता था। सेकंड, अगर आप सिविल सर्विस का पेपर भी दे रहे हो, तो आप इस ऑप्शनल को चेंज कर सकते हो और यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि आप सिविल सर्विस और IRMSE के लिए सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हो, इंजीनियरिंग का या अकाउंटेंसी का या कॉमर्स का। पर ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप IRMSE के लिए तो ऑप्शनल अलग चूज करो और सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंट चूज करो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बट ऑब्वियसली बात है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं एज पर दी सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज, तो मैं यहां पर भी कौन सा ऑप्शनल रखूंगा, आई कीप द ऑप्शन है सिविल इंजीनियरिंग। तो यहां पर भी ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग लेने से ही एफर्ट कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेम एफर्ट से आपके दोनों एग्जाम टारगेट हो जाएंगे। पर मेरा एडवांटेज क्या है, मेरा एडवांटेज ये है कि अब IRMSE के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, क्योंकि अब डिग्री किसमें चाहिए, अब डिग्री हमें चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर या कॉमर्स के अंदर। पर पहले बाकी बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल थे इस एग्जाम के लिए। जो लैंग्वेज होगी, जो लैंग्वेज का मीडियम होगा, वो सेम होगा एज दैट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। देयर ऑल्सो देयर इज नो चेंज, वो भी कॉमन रखा गया। तो ये सेम एग्जाम नहीं है, ये दो अलग अलग एग्जाम है। तो आप बोलोगे सर कि सब कुछ तो सिविल सर्विस जैसा हुआ, तो फिर डिफरेंस कैसा हो गया? सब कुछ सिविल सर्विस जैसा नहीं है। अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे होते, मेंस एग्जाम में आपको दो पेपर देने पड़ते, कौन से, क्वालिफाइंग, इंडियन लैंग्वेज वाला और इंग्लिश वाला, पर उसके साथ आपको एक ऐसे का पेपर देना पड़ता, उसके साथ आपको 4 GS के पेपर देने पड़ते, और उसके साथ आपको ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 भी देना पड़ता, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 भी देना पड़ता। पर IRMSE के लिए आपको सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर देने हैं, पेपर 1 पेपर 2 इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का, और साथ में आपको बस 2 ऑप्शनल पेपर देने हैं ऑफ आइदर इंजीनियरिंग और कॉमर्स और अकाउंटेंसी। इसका मतलब आपका जो लोड है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गया है, कंपटीशन कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गई है। इसका मतलब सिलेक्शन के चांसेस क्या कर गए, बढ़ गए, द चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर इंक्रीज। अगर हम आगे बढ़े, इफ यू फर्दर कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़े, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि जो एज लिमिट है और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है अलग अलग कैटेगरीज के लिए सेम है एज दैट ऑफ सिविल सर्विसेज। यानी एज 21 to 32 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है और SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट विल बी 6 फॉर जनरल, ओबीसी के लिए 9 और SC/ST के लिए कोई लिमिट नहीं होती इसके अंदर। तो रूल्स वैसे के वैसे ही है जैसे सिविल सर्विसेज के हैं। मैं एक बार अपना सेशन कंप्लीट कर लूं, इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल बोलता है द लैंग्वेज एंड द मीडियम विल बी सेम एज दैट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री इन इंजीनियरिंग, डिग्री इन कॉमर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसका मतलब अब यहां पर आके आपका कंपटीशन खत्म हो, यहां पर आके आपका कंपटीशन खत्म हो गया। पहले यहां पे आर्ट्स वाले भी दे सकते थे, पहले साइंस बैकग्राउंड वाले भी दे सकते थे, या आपने ग्रेजुएशन किसी और स्ट्रीम में कर रखी है वो भी दे सकते थे, पर अब इट इज बीइंग नैरोड डाउन। और इसमें एडवांटेज आपको ही है, हियर द एडवांटेज इज फॉर इंजीनियर्स ओनली। अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग की भी बस 3 ब्रांच ही हैं ऑप्शनल के लिए, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी इस एग्जाम को देता है, उसको कुछ टॉपिक तो एडिशनल पढ़ने पड़ेंगे इलेक्ट्रिकल के। प्रोडक्शन वाला इस एग्जाम को देता है तो कुछ टॉपिक अलग से पढ़ने पड़ेंगे मैकेनिकल के। पर अगर आपने इंजीनियरिंग ही इन 3 ब्रांचों में कर रखी है तो आपका कंपटीशन कंपैरेटिवली क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे पहले से ही, ऑल दी सब्जेक्ट्स आर बीइंग कवर्ड। इट मींस इट इज एडवांटेजियस फॉर यू इंजीनियरिंग पीपल। ये एडवांटेजेस है आपके इंजीनियरिंग पीपल। अगर हम आगे बढ़े, इफ वी कंटिन्यू, अगर आज की वैकेंसीज की बात करें, टोटल 150 वैकेंसीज आर देयर जो आज के टाइम पे, जो मेरे हिसाब से आगे जाके बढ़ जाएंगी। रीजन बीइंग, अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में काफी सारी वैकेंसीज आई हैं, AE की, JE की,
पीएसयूज की, इनफैक्ट गेट के थ्रू जो पीएसयूज देती हैं उन्होंने वैकेंसीज अभी से रोल आउट कर दी गई हैं। ये वैकेंसीज आगे जाके मेरे हिसाब से 2 से 2.5 गुना भी हो सकती हैं, बिकॉज अगर प्रैक्टिकली बात करें, इलेक्शन ईयर है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल इंक्रीज। मोर ओवर, आपको हर बार एम्फेसाइज करके मैंने बोला है, आप जब भी तैयारी करते हो वो अपने सिलेबस की तैयारी करते हो, एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है। जो भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस लाने होते हैं वो एग्जाम के पास आके 1-2 महीने में आके उन मॉडिफिकेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, और जो बेसिक फंडामेंटल प्रिपरेशन होती है हर एक एग्जाम की वो सेम होती है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी तैयारी तो वही चल रही थी, एई, जेई, ईएसई, देन गेट, बाकी जो सर्विसेज हैं, यहां पर हमारा क्या आ गया, सीएसई और आईआरएमएससी भी जुड़ गया। तो प्रिपरेशन ऑन बेसिक लेवल और फंडामेंटल लेवल इज सेम, और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या कर गई है, बढ़ गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर इंक्रीज। तो अभी टोटल वैकेंसीज है 150, सिविल में 30, मैकेनिकल में 30, इलेक्ट्रिकल में 60 और कॉमर्स और अकाउंटेंसी में 30। पर मेरे हिसाब से 2 से 2.5 गुना हो जाएंगे। अच्छा, कट ऑफ की बात करोगे, कट ऑफ जो निकलेगा आईआरएमएस का वो सेपरेट निकलेगा, वो सीएसई के साथ नहीं निकलेगा। कट ऑफ विल बी डिफरेंट, तो ध्यान रखना है इस चीज का। कट ऑफ डिफरेंट निकल के आएगा। कट ऑफ ज्यादा भी हो सकता है, कट ऑफ कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं। फिर तो लेवल वही रहेगा सीएसई वाला, बिल्कुल लेवल वही रहेगा ना सीएसई वाला। तो अंजलि आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेवल सीएसई वाला रहेगा, पर देने वाले सीएसई वाले थोड़ी ना रहेंगे, देने वाले तो चेंज हो गए ना। तो जिस मर्जी लेवल का पेपर दे दो, जैसे एग्जांपल दूं, आज से 10 साल पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज में फर्स्ट रैंक 50% मार्क्स पे आ जाती थी। तो था तो ईएसई का पेपर, पर देने वालों का लेवल क्या था, कंपैरेटिवली कम था, तो 50% मार्क्स पे भी फर्स्ट रैंक आ जाती थी। मैं अगर अपनी बात करूं 2011 में मेरे ख्याल से 60 या 65% मार्क्स से मेरे 4th रैंक थी। आज के टाइम पे 50% मार्क्स में सिलेक्शन नहीं होगा आपका, तो पेपर तो वही है, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल भी वही है। तो आप ये क्यों देख रहे हो कि लेवल सिविल सर्विसेज वाला होगा, बिल्कुल लेवल वही होगा, पर देने वालों का लेवल क्या है, वो तो इक्वल ही है ना। तो जब देने वालों का लेवल इक्वल है तो मेरा सिलेक्शन उसी के बिहाफ पे होगा ना। तो सिलेक्शन पेपर के लेवल के बिहाफ पे नहीं होता, सिलेक्शन जो कैंडिडेट उस पेपर को दे रहा है उनके लेवल के बिहाफ पे होगा। तो कट ऑफ क्या जाएगी, नीचे चली जाएगी, कट ऑफ विल बी कंपैरेटिवली लेसर, बस ये फर्क पड़ेगा। क्लियर चीज। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जैसे आप सिविल सर्विस का फॉर्म भरते हो, फॉर्म विल बी फिल्ड सेपरेटली, फॉर्म को सेपरेटली भरा जाएगा। आगे बढ़ता हूं, और अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊं उसकी, इफ आई गिव यू द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, the important dates and tentative schedule will be as per the annual program of the examination of UPSC for the year 2023. नोटिफिकेशन इसकी 1 फरवरी 2023 को आ जाएगी। जो प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है वो 28 मई होगी 2023। मेंस की एग्जाम डेट है वो सितंबर में कैलेंडर के अंदर आपको पता चल जाएगी। पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो सीएससी से पहले भी हो सकता है, सीएससी से बाद भी हो सकता है। अब ये तो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आपको देनी थी वो मैंने दे दी, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू यू। अब आपके अगर कोई डाउट्स है मैं एक एक करके उठा लेता हूँ। आई टॉक अबाउट योर डाउट्स। सर एक एक करके लेते हैं। कट ऑफ क्या सिविल इंजीनियरिंग के लिए चला गया ऊपर, सर मतलब जो लोग आईएएस आईपीएस दे रहे हैं उनके साथ कंपीट नहीं होगा, नहीं उनके साथ कंपीट नहीं होगा। तो जो लोग आईएएस आईपीएस दे रहे हैं और वो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके साथ कंपीट नहीं होगा। ऐसा तो जरूर हो सकता है ना कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन लिया और मैं सिविल सर्विसेज भी दे रहा हूं, तो वो इंजीनियर ही, इट इज इंजीनियर ओनली। तो एक इंजीनियर आईआरएमएस और सिविल सर्विस दोनों दे सकता है, पर एक आर्ट्स बैकग्राउंड का ग्रेजुएट दोनों नहीं दे सकता। तो यहां पर आगे चेंज आ गया। ईएससी एंड आईआरएमएस सिलेबस में क्या डिफरेंस होगा, सर ईएससी का सिलेबस डिफरेंट है, आईआरएमएस का जो सिलेबस है वो सिविल सर्विस वाला सिलेबस है। तो निशांत कुमार, द सिलेबस ऑफ आईआरएमएससी इज दैट ऑफ सिविल सर्विसेज, नॉट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। और मैंने अभी डिस्कस भी किया, इसका जो सिलेबस है वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली कम निकल गया, न्यूमेरिकल्स आर कंपैरेटिवली लेस। अगर आगे देखें बेस्ट कौन सा रहेगा, आईएएस, आईआरएमएससी या आईएएस। रजत सिंह भी देखो, बेस्ट की बात मैं कब करता जब मेरे पास तीनों ऑप्शन होते। तो बेस्ट की बात मैं कब करूंगा, बेस्ट की बात मैं तब करूंगा जब मेरे पास तीनों ऑप्शन होंगे कि मेरा आईएएस में भी सिलेक्शन हो गया, मेरा आईआरएमएससी में भी सिलेक्शन हो गया और मेरा आईएएस में भी सिलेक्शन हो गया। अब मैं तीनों में से चूज करूंगा भैया मेरे लिए बेस्ट कौन सी है। जब मैं पेपर देने जाऊंगा ना, मैं तीनों पेपर दे के आऊंगा। तो जब तीनों पेपर में जो बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स हैं वो सेम है, तो यार मैं तो तीनों पेपर दे के आऊंगा ना, तीनों ही बेस्ट है। आपके पास कौन सा इनमें से? तो जब आप ये पूछ रहे हो तीनों में से बेस्ट कौन सा है, जरा बताना आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है इनमें से। अगर कोई ऑप्शन हो तो फिर मैं आपको बताऊं भी,
कौन सा बेस्ट है? तो मैं तो तीनों को दूंगा, तीनों में से जो हो जाए वो बेस्ट है। तो एक मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक मेरे पास ईएसई है, बेस्ट है। एक मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक आईआरएमएस है, बेस्ट है। एक मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिविल सर्विसेज है, बेस्ट है भाई। तो अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो तीनों की तैयारी करो। कट ऑफ क्या, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रीलिम्स का कट ऑफ आएगा, सिविल सर्विसेज प्रीलिम का पूछ रहा हूं। अच्छा, कट ऑफ की जब आप बात कर रहे हो, जो प्री का कट ऑफ है आईआरएमएससी के लिए अलग होगा और जो हमारा सिविल सर्विस है उसके लिए कट ऑफ अलग होगा, क्योंकि आईआरएमएससी के लिए पेपर आपने वही दिया है, पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो वेरी कर जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेपर आपने सिविल सर्विस वाला ही दिया है, पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो डिफरेंट है, तो आपका जो कट ऑफ निकलेगा वो उन्हीं कैंडिडेट्स के बीच में से निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कट ऑफ सिविल सर्विस के कट ऑफ से ज्यादा भी हो सकती है, सिविल सर्विस के कट ऑफ से कम भी हो सकती है। तो ये मत सोचना कम हो जाएगी, ज्यादा भी हो सकती है। प्रीलिम कट ऑफ विल बी सेम एज, नहीं भाई बता दी शैलेंद्र कुमार, कट ऑफ विल बी डिफरेंट। कट ऑफ विल बी डिफरेंट बट इट मे बी मोर ऑल्सो, इट मे बी लेस ऑल्सो, क्योंकि आपकी कट ऑफ निकलेगी कितनों में से? आपकी कट ऑफ निकलेगी उन्हीं लोगों में से जिन्होंने आईआरएमएस का फॉर्म भरा है। सिविल सर्विस वाले डिफरेंट हो, 2.5 टाइम्स हो जाएंगे सीट्स, मतलब सर इसी रिक्रूटमेंट में नहीं, अगली बार जब रिक्रूटमेंट होगी, और ये भी मेरे हिसाब से है, दिस एज पर माय स्पेकुलेशन, इसी में नहीं होगी। क्लियर चीज। नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज ईएसटी एंड सीएसटी प्रीलिम्स प्रिपरेशन टुगेदर, दोनों के लिए सेपरेट टाइम निकाल के, यू हैव टू टेक सेपरेट टाइम फॉर बोथ, दोनों के लिए अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा आपको। तो प्रीलिम की बात कर रहे हो, प्रीलिम में दोनों में अलग अलग चीजें हैं, तो सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, सीएसटी प्री के लिए 6 मंथ है, इतने टाइम में जीएस हो पाएगा सर? बिल्कुल हो सकता है उस लेवल का। अब तो लेवल चेंज हो गया ना, अब तो लेवल आपका इंजीनियरिंग के बीच में चेक होगा ना। पहले प्री में आपका लेवल चेक हो रहा था उन लोगों के साथ जो सालों से प्री की तैयारी कर रहे थे, पर अब प्री में आपका लेवल चेक होगा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जो आईआरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो सकता है। इन 6 months योर सिलेबस कैन बी कंप्लीटेड वेरी इजीली। तो मेरे लिए तो आपके लिए एडवांटेज है ये। क्यों? मैंने भी डिस्कस किया, अभी भी डिस्कस किया, वे सबकी तैयारी सेम है। एक और पेपर जुड़ गया हमारे बकेट के अंदर, जब एक और पेपर जुड़ गया हमारे बकेट के अंदर तो ऑब्वियसली सीट ज्यादा हो गई ना। पूरा सिलेबस कहां मिलेगा? सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वही है, तो यूपीएससी की साइड पे मिलेगा। तो पूरा सिलेबस कहां मिलेगा? यूपीएससी की साइड पे। पर कौन सा सिलेबस? जो सिविल सर्विस का सिलेबस है, द सिलेबस विच इज ऑफ सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट सर, जैसे आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज फॉर द सेम टाइम एंड उसका सिलेबस ऑप्शनल का सेम है, तो ऐसा तो नहीं है इस बार सिविल? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप उसका अलग से दे सकते हो। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ जाएगा क्या आरएमएस का? डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ क्या होता है? एक ही जो डिपार्टमेंट है आईआरएमएस, तो आईआरएमएस का पूरा कट ऑफ निकलेगा, डिपार्टमेंट वाइज नहीं निकलेगा। तो कंप्लीट कट ऑफ विल बी देयर। सर सीएससी फॉर्म कभी आएगा? सीएससी फॉर्म भी आपका नेक्स्ट ईयर ही आएगा। नोटिफिकेशन की रिलीज डेट वही जनवरी फरवरी के आसपास होगी। मतलब कंप्लीट इंजीनियर से ही करना है, नॉन टेक वाले बंदों से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट आपको इंजीनियर से करना है और कॉमर्स और अकाउंटेंसी वाले बंदों से करना है, कॉमर्स और अकाउंटेंसी वाले बंदों से करना। प्लीज अरेंज सेपरेट बैच फॉर आईआरएमएससी। बेटा मैं तो सारे एग्जामों के लिए पढ़ा रहा हूँ, जब मैं सारे एग्जामों के लिए पढ़ा रहा हूँ तो सेपरेट बैच क्या बना रहे हो? जो बैच चल रहे हैं उसी को ज्वाइन कर सकते हो, जो बैच चल रहे हैं उसी को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेंस सिलेबस मेरा सारे एग्जामों के लिए होता है, चाहे एसएससी हो, चाहे ईएससी हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विसेज हो, चाहे अब आईआरएमएससी हो। इसीलिए फिलॉसफी क्या अपना रखी थी शुरू से कि पेपर की तैयारी नहीं करनी, इतने पेपर आएंगे कि अगर सबके तैयारी करने बैठ जाओगे पूरी नहीं होगी। इसलिए क्या किया था, फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रखा था, ताकि कोई सा भी पेपर हो हम सारे पेपरों में फोड़ के आ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड होंगे क्या फाइनल रिजल्ट में? नहीं, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, प्रीलिम्स बस स्क्रीनिंग टेस्ट है। प्रीलिम्स के बिहाफ पे आप स्टेज 2 में जाओगे, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। आपकी जो मेरिट निकलेगी वो 600 नंबरों से निकलेगी बस। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट, हाँ सिविल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग को एक सब्जेक्ट बोल दिया भाई उसने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, पर उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखना आपका पूरा पूरा इंजीनियरिंग होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही है, सिविल इंजीनियरिंग। क्लियर? नो सेपरेट कट ऑफ नहीं होगी, पूरे आईआरएमएस की कट ऑफ आएगी। सेकंड ऑप्शनल पेपर क्या लेंगे? सेकंड ऑप्शनल पेपर इंजीनियरिंग का ही है, दैट इज ऑफ इंजीनियरिंग ओनली। तो पेपर 1 पेपर 2 आता है उसका,
तो ऑप्शनल 1 का जो पेपर है, ऑप्शनल 2 का जो पेपर है, वो आपका इंजीनियरिंग का ही होगा या अकाउंटेंसी का ही होगा, हेड ऑफ इंजीनियरिंग एंड अकाउंटेंसी। तो जो ऑप्शनल पेपर है उसके सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स और अकाउंटेंसी के। सर सिविल सर्विस में सिविल ऑप्शनल का लेवल भी इस पेपर के जुड़ने की वजह से बढ़ सकता है क्या? नहीं, सिविल सर्विस का लेवल वही रहेगा। इस पेपर के जुड़ने से क्यों अपना लेवल बढ़ेगा, और इनफैक्ट वैसे ही उसका लेवल बढ़ा हुआ है और कोई स्कोप है नहीं बढ़ने का। प्रेम्स का सिलेबस कैसे होगा? सेम एज दैट ऑफ सीएसई। प्रेम्स का सिलेबस वही है जैसा हमारे सीएसई का। जीएस खुद से करें या किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें? देखो, अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप खुद कर सकते हो। आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो कोचिंग प्रेफरेबल होती है, क्योंकि कंसाइज फॉर्म में आपको सारा मटेरियल मिल जाता है। कंसाइज फॉर्म में आपको सारा मटेरियल मिल जाता है। I have no non-tech till now. I have commanded in EST civil around 75%. Then you can do this also. तब आप इसको भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर सीएससी के लिए अटेम्प्ट काउंट होंगे? नहीं, सीएससी का अटेम्प्ट जब आप आईआरएमएस में दे रहे हो तो सीएससी में कैसे अटेम्प्ट काउंट हो जाए भाई? आईआरएमएस तो एक सेपरेट पेपर है ना, एग्जाम कॉमन हो रहा है, पेपर सेपरेट है। अब जैसे एग्जाम्पल फॉरेस्ट सर्विसेज है, उसका प्री भी यही होता है, तो उसका काउंट थोड़ी ना यहाँ पे चलता है सिविल सर्विसेज के अंदर। तो अगर आपने आईआरएमएस भरा है उसका सिविल सर्विस में काउंट नहीं होगा, इट विल नॉट बी काउंटेड देयर। अगर आपने सिविल सर्विस भरा है तो आईआरएमएस में काउंट नहीं होगा, दोनों सेपरेट हैं। पेपर कॉमन है टाइम रिसोर्स बचाने के लिए, पर दोनों एग्जाम अलग अलग है। बोथ दी एग्जाम्स आर डिफरेंट। सिविल में वैकेंसी 110% इंक्रीज होगी नेक्स्ट ईयर। भैया रेलवे है, बिना सिविल इंजीनियरिंग के कैसे चलेगा? कैन एनीवन प्लीज डू वीडियोस फॉर? हाँ बिल्कुल, इतने सारे लोग देख रहे हैं, उनको बोलो वीडियो बनाएंगे कॉमर्स और अकाउंटेंसी के लिए। IRMS इंटरव्यू मार्क्स इज 275 और 200, 100 मार्क्स का बेटा। इट इज ऑफ 100 मार्क्स ओनली। एज लिमिट सिविल सर्विस वाली है, एज लिमिट इज ऑफ सिविल सर्विसेज, एज लिमिट इज सेम एज दैट ऑफ सिविल सर्विसेज, 32 ईयर्स जनरल के लिए। मार्क्स कितने पेपर का है, कितने का होगा वो बता दीजिए। शेखर बता चुका हूँ मैं पीछे, फिर से वापस रिपीट भी कर देता हूँ। तो मार्क्स कौन सा कितने नंबर का है वो पीछे बता चुका हूँ, वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके प्रीलिम्स की बात करोगे, जीएस में 100 क्वेश्चन आएंगे, सीसेट में 80 क्वेश्चन आएंगे, सीसेट क्वालिफाइंग होगा 33%। जीएस आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो अगले स्टेज में आपको लेके जाएगा। इसके नंबर के बिहाफ पे आप अगले स्टेज में जाओगे, पर मेरिट डिसाइड नहीं होगी। जब आप मेन स्टेज में आ जाओगे, इसमें पहले तो क्वालिफाइंग पेपर्स होंगे। पेपर 1 इंडियन लैंग्वेज का 300 नंबर का, पेपर 2 इंग्लिश का 300 नंबर का, ये क्वालिफाइंग पेपर है। 25% 25% मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं। अब जो पेपर जो मेरिट डिसाइड करेंगे आपकी, ये ऑप्शनल पेपर है 1 और 2 दोनों सेपरेटली 250 मार्क्स के, बोथ आर ऑफ 250 मार्क्स। अब जितने भी नंबर आप लाओगे उसके बिहाफ पे मेरिट डिसाइड होगी, और साथ में इसके साथ हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट है, और वो पर्सनैलिटी टेस्ट भी 100 नंबर, इट इज ऑफ 100 मार्क्स। प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कहां से करें बेटा? प्रिपरेशन कहां से करें वो आप पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यू हैव टू डिसाइड दिस। ईएससी मेंस जो जनरली न्यूमेरिकल इंक्लाइंड है, आईआरएमएस में मेंस के लिए भी वैसा ही होगा या थ्योरेटिकल? आईआरएमएस में मैंने भी बताया, क्योंकि सिलेबस सिविल सर्विसेज का है तो ये इंक्लाइंड थ्योरेटिकल ज्यादा होगा, ये इंक्लाइंड न्यूमेरिकल की तरफ कम होगा। वैकेंसीज डिफरेंट है, ईच कैटेगरी की कट ऑफ भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसके बारे में ना तो कोई जानकारी दी है अभी नोटिफिकेशन में, बाकी मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि आपको जो सर्विस करनी है वो कलेक्टिव सर्विस करनी है, वहां पर मैनेजमेंट सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं है ये कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग चाहिए। तो सबको जोड़ के एक पूल बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ एक ही होगी सारे डिपार्टमेंट की, बाकी इसके ऊपर कोई चीज मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन के अंदर। अगर ये सेपरेट होती मेरिट तो वो मेंशन करके देता। क्लियर? इंडियन लैंग्वेज में क्या क्या है? इंडियन लैंग्वेज में 21 लैंग्वेज है। इंडियन लैंग्वेज में 21 लैंग्वेज है, उस 21 लैंग्वेज में से कोई सी भी लैंग्वेज आप ले सकते हो, जैसे उर्दू हो गई, जैसे मराठी हो गई, बंगाली हो गई, पंजाबी हो गई, तो 21 लैंग्वेजेस आर देयर, उसमें से आप कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी वन लैंग्वेज। कुछ हिंट दे दीजिए प्रीलिम्स एग्जाम का। प्रीलिम्स एग्जाम का मैंने अभी पूरी जानकारी दी। हिंट क्या दी? जीएस और सीसेट है, तैयारी अभी से स्टार्ट कर लो। तैयारी के लिए आप खुद भी तैयारी कर सकते हो या आप किसी की गाइडेंस भी ले सकते हो, जो नोट्स अवेलेबल है उनको भी फॉलो कर सकते हो। No, there will be no separate cutoff for civil engineering. There will be a collective cutoff. Collective cutoff होगी।
IRMS good options, it looks difficult, it is easy or it is at same level. जब मेरी प्रिपरेशन सेम है तो भैया मेरे लिए तो एक अच्छी बात हो गई ना ये। अब अगर आप पेपर अलग अलग लेके चलते हो तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए शुरू से मैंने आपको बता रखा है, अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि हर टेक्निकल पेपर का सिलेबस सेम होता है और मेरे को उसी के लिए तैयारी करनी है, तो आपके लिए बोनस वैकेंसीज होती है। आपके लिए बोनस वैकेंसीज होती है, देयर आर बोनस वैकेंसीज। अदर देन सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ना है पेपर, बेटा सेकंड ऑप्शनल पेपर 2 है। सिविल इंजीनियरिंग के 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, देयर आर 2 पेपर्स फॉर दिस। सिलेबस आधा आधा बांटा हुआ है, जैसे ईएससी में होता है ना पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पूरा स्ट्रक्चर्स का है, पेपर 2 पूरा फ्लूइड का है, वैसे पेपर 1 पेपर 2 है। तो ऑप्शनल कोई और नहीं है, ऑप्शनल यही है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल इट इज अ गुड नोटिफिकेशन। मेरी तैयारी वही की वही, तैयारी में कोई एडिशनल चीज नहीं है, मेरे लिए वैकेंसीज खुल गई और देयर आर सेपरेट वैकेंसीज। तो सिविल तो आपका कोर वही है ना, मेरे को बस क्या प्रिपेयर करना है, मेरे को बस प्री के लिए प्रिपेयर करना है। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर प्री ओनली। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट ऑल योर क्वेरीज। जितनी भी क्वेरीज है वो आपकी क्लियर करिए मैंने यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी हो तो बता सकते हो आप। कॉम्पिटिटिवली जैसे हम लोग हल्के में रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स जो हल्के में लेते हैं उसको भी डेप्थ में पढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल वेटेज है। वेटेज फॉर ऑल द एग्जामिनेशन इज सेम, कोई हल्का कोई भारी नहीं है। यहाँ पे देखोगे सबका वेटेज सेम आता है, पर इस बार आपको थ्योरेटिकल ज्यादा टच करना पड़ेगा। ESC पेपर 1 ऑल्सो चेंज और सेम सब्जेक्ट। ESC पेपर 1 ऑल्सो चेंज। ESC के बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करी मैंने। ESC में जो पहले से चलता आ रहा है वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सर CSC वाला GS सिर्फ प्री में ही आएगा ना, मेंस में सिर्फ सेम, हाँ सिविल आएगा, बिल्कुल सही बात है शेखर। CSC वाला GS सिर्फ प्री में ही आएगा, मेंस में पेपर 1 पेपर 2 आपका इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का है जो क्वालिफाइंग है बस। इसके बाद ऑप्शनल आपका इंजीनियरिंग का, ऑप्शनल इज ऑफ इंजीनियरिंग। IRMS मेंस का सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करा दीजिए, करवाई तो रहा हूं मैं भाई, इतने सालों से प्रिपरेशन करा रहा हूं मैं मेंस की प्री की, तो कोई अलग चीज तो है ही नहीं, इट इज नॉट सेपरेट। हिंदी के बिल्कुल ले सकते हो, यू कैन टेक दैट ऑल्सो। प्रीलिम्स की कोर्स शुरू करेंगे बेटा, प्रीलिम्स में तो GS और CSET है, मैं GS और CSEट थोड़ी कराता हूँ, मैं टेक्निकल कराता हूँ, टेक्निकल में करा दूंगा आप। टेक्निकल चल भी रहा है अभी, टेक्निकल वी आर डूइंग। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज, मोस्टली जितनी भी क्वेरीज है मैंने क्लियर कर दी है। सो द नेक्स्ट ईयर विल बी द ईयर विच विल मार्क द बम्पर वैकेंसीज। अगला साल ऐसा साल होगा जिसमें आपको बम्पर वैकेंसीज आते हुए दिखेंगी, उसकी झलक आपको दिख गई होगी। इस साल बहुत सारे AEJ की वैकेंसीज आई हैं, गेट के थ्रू जो PSUs रिक्रूट कर रहे हैं उन्होंने भी वैकेंसीज रोल आउट कर दी हैं। सो मेरे हिसाब के आपको अपनी प्रिपरेशन को और फाइन ट्यून और इनहेंस करना है, ताकि अगले साल जितने भी एग्जाम आए उन सबको आप फुल प्रिपरेशन के साथ दो और उनको क्रैक करके आओ। मेरे तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं चाहिए, बस पेपर 1 आपको अलग से तैयार करना है, इंजीनियरिंग वाला पेपर वैसा का वैसा ही है। सो कीप योर चिन अप and buckle up your preparation and start going for your preparation। अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस करने में लग जाइए। क्लियर है चीज? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।